हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सुने हैं कि सब लोग बढ़िया है। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो दोस्तों, मेरा नाम है CMA शुभम कुमार वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CMA शुभम की पाठशाला। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज से जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स जो है, कुछ ऑथर्स कुछ बुक्स में आप लोगों को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स इस तरह से आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन सब एक ही चीज़ की बात करते हैं। तो उससे उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन है, सारे को एक जगह करके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरे अकाउंटिंग का पिलर होता है। ठीक है। इसी पे बेस्ड होता है हमारा सारा अकाउंटिंग। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो उसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो होता है वो यही होता है, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन्हीं पे बेस्ड हम लोग सारी अकाउंटिंग्स को करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। आप कुछ कुछ बुक्स में देखिएगा, इनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को कन्वेंशंस कहा जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को प्रिंसिपल्स कहा जाता है, कहीं कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। तो मैंने सारे जितने भी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन है, सारे को एक जगह कर दिया और बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रूप में मैं इसे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ से अकाउंटिंग का आप लोग जो जब अकाउंटिंग अभी शुरू करेंगे तो यहाँ से आप लोग का पूरा नज़रिया बदल जाने वाला है बिजनेस के प्रति। जो हम लोग अभी तक जो हम लोग जानते हैं तो वो पूरी नज़रिया को हम लोग को बदल के रख देगा ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये सबसे हम लोग का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम लोग बिजनेस करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है। एक छोटा सा बिजनेस, वो पूंजी लगाता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस एंटिटी जो होता है उसको उसके ओनर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है। बिजनेस एंटिटी और ओनर जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो भी अकाउंटिंग होगी वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से होगी। तो लेट यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, एक जैसे ये ओनर है बिजनेस का, मान लेते हैं ये एक ओनर बना देते हैं छोटा सा। ठीक है। ये ओनर है, इसको मन किया एक बिजनेस शुरू करने का। ठीक है। तो वो एक बिजनेस शुरू करता है। लेट्स से मान के चलते हैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता है, मिठाई की दुकान खोलता है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं शंकर मिष्ठान भंडार, शंकर मिष्ठान। ठीक है। तो ये एक मिठाई की दुकान खोलता है ये ओनर। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ओनर जो होते हैं वो बिजनेस से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। जब ये ओनर का सिर्फ काम क्या रहता है, ये क्या करता है, बिजनेस में पूंजी लगाता है, ये कैपिटल लगाता है। मान लेते हैं कि ये 10 लाख रुपया जो है बिजनेस के लिए पूंजी लगा दिया, बिजनेस में ये पूंजी लगाता है 10 लाख रुपया। अब ये बिजनेस का क्या, ये एंटिटी क्या होता है, ये एंटिटी एक अलग पर्सन बन जाता है, ये अलग आदमी बन जाता है। ठीक है। अब ये बिजनेस एंटिटी, ये शंकर मिष्ठान भंडार जो है, ये क्या करेगा, इस 10 लाख का यूज़ करेगा, 10 लाख से अपना एसेट खरीदेगा, जो भी करना होगा वो करेगा और उससे वो धंधा करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है। और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, अपने ओनर को प्रॉफिट जो है वो देगा। ठीक है। प्रॉफिट देगा। ठीक है। अब ये जो है ये जो बिजनेस एंटिटी जो मेरा बना,
ये एक अलग आर्टिफिशियल एंटिटी बन जाता है। ये जितने भी तरह के काम होते हैं, जितने भी तरह का ट्रांजेक्शन्स होगा वो इसके एंड से होगा, ना कि इसके एंड से होगा। हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन जब आएगा तो वो हम लोग बिजनेस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, कभी भी हम लोग ओनर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे। जैसे मान लीजिए शंकर मिष्ठान भंडार अगर कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करता है, ये परचेज करता है रॉ मटेरियल परचेज करता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो क्या करना होगा, इसके पास रॉ मटेरियल आएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल इसके पास आएगा और उसके बदले में इसको क्या करना होगा, कैश देना पड़ेगा, ठीक है। लेट से 1 लाख का ये रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। तो ये बिजनेस में क्या होगा कि 1 लाख रुपया ये कैश देगा और रॉ मटेरियल इसको 1 लाख रुपया का मिलेगा। तो बिजनेस के बुक्स में क्या होगा कि 1 लाख रुपया इसके एसेट्स में चला जाएगा और कैश जो है इसका 1 लाख रुपया कम हो जाएगा, ठीक है। इसको इस ओनर से कोई मतलब नहीं है। हम लोग ये नहीं सोचेंगे ये रॉ मटेरियल खरीदा तो ओनर का पैसा कम हो गया, ओनर का पैसा कम नहीं हुआ, कम किसका पैसा हुआ, बिजनेस का पैसा कम हुआ, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको फिर मार्केट में सेल करेगा, तो सेल भी करेगा तो सेल करने से जो पैसा आएगा वो भी इसी के पास आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया का रॉ मटेरियल खरीदा, उससे ये गुड्स बनाया, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स बनाया, एक फिनिश्ड गुड तैयार किया, ये 1 लाख रुपया का फिनिश्ड गुड तैयार किया और फिर इसको मार्केट में सेल किया, ठीक है। सेल करता है ये मान लेते हैं 1,50,000 रुपया में, 1.5 लाख रुपया में इसको सेल कर देता है, ठीक है। तो ये फिनिश्ड गुड्स मार्केट में बेचेगा तो इसके पास क्या होगा, 1,50,000 रुपया बिजनेस एंटिटी के पास आएगा, 1,50,000 रुपया। लेकिन इसको लगा कितना था, मात्र 1 लाख रुपया लगा था। तो ये जो 50,000 रुपया हुआ ये बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले ये बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 50 के जो है बिजनेस का प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट ये क्या करेगा, बाद में ओनर को ये रिटर्न कर देगा। क्योंकि ओनर क्या करता है, ओनर एक बिजनेस को क्या करता है कि एक लोन देता है, बिजनेस को बोलता है कि हम तुमको इतना पैसा दे रहे हैं भैया, तुम इससे बिजनेस करो और उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमको दो, ठीक है। बिजनेस एंटिटी जब ये बन जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि बिजनेस को क्या करना होता है, वो उसको अपना व्यापार चलाना होता है और उससे जो भी रिटर्न आता है पैसा, वो प्रॉफिट होता है तो वो ओनर को रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो वो भी ओनर का लॉस होता है, ठीक है। लॉस होगा तो वो भी ओनर का लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, तो ओनर जो कैपिटल लगाया उसका कैपिटल का पोर्शन वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बिजनेस को हमेशा ओनर से अलग रखा जाता है, कभी भी बिजनेस को और ओनर को एक साथ नहीं ट्रीट किया जाता है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही करेंगे, हम लोग कभी भी ओनर के पर्सपेक्टिव से हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में मुख्यतः 3 बातें होती है। क्या क्या 3 बातें होती है, तो ये है 3 बातें, मैं बताता हूं आप लोगों को। इस कॉन्सेप्ट की मेनली 3 बातें हैं। सबसे पहला बात क्या है कि जो बिजनेस होता है और ओनर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज बिजनेस जो भी कहिए, जो एंटिटी होता है वो ओनर से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के पर्पस में बिजनेस और ओनर को अलग अलग हम लोग ट्रीट करेंगे और जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वो हमेशा बिजनेस के नज़रिया से हम लोग मेंटेन करेंगे। कभी भी हम लोग ओनर के नज़रिया से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। कोई भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही करेंगे, ठीक है। अब ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस हुआ था, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस हुआ था 1896 ईस्वी में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो कि लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं। एक लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसके बाद ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है एकदम पूरी तरह से एकदम सब लोग अच्छे तरह से जान गए कि बिजनेस अलग होता है और इंटरप्राइज अलग होता है। ये जजमेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट, ये केस क्या था आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है। इस केस को जानने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये चीज़, और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बताते हैं शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मैं एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। शेयर्स क्या होते हैं, देखिए, जो कंपनी में पूंजी लगता है, जो कंपनी में पैसे लगाते हैं, ओनर्स कहिए या फिर इन्वेस्टर्स कहिए, जो भी कंपनी में पैसे लगाते हैं वो कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाते हैं, ठीक है। कंपनी में जो पैसे लगाते हैं वही पैसा जो है उसका शेयर बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 सेकेंड, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को।
देखिए जैसे क्या है, शेयर क्या होता है, शेयर, ठीक है। देखिए एक जैसे बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, एक बिजनेस एंटिटी है जिसको कि बिजनेस करने के लिए मान के चलिए कि 6 लाख रुपया का जरूरत है, ठीक है। 6 लाख रुपया इसमें पूंजी कैपिटल चाहिए, तब ये बिजनेस रन करेगा। तो क्या हुआ, एक आदमी के पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, 6 लोग क्या किए, मिल करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग जो है मिल करके 1-1 लाख रुपया शेयर लगाए, ठीक है। या फिर 6 नहीं मानते हैं, मानते हैं हम इसको 5 लाख रुपया, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में आसान होगा, समझने में आसानी होगी, ठीक है। 5 लोग इसमें पैसे लगाते हैं, 5 लाख रुपया चाहिए, तो सारे लोग इक्वली इसमें पैसे लगाते हैं, ठीक है। ये 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख, ये 1 लाख लगाया, ठीक है, ये 1 लाख लगाया, ये 1 लाख लगाया, ये 1 लाख लगाया, ठीक है। तो पांचों लोग 1-1 लाख रुपया इसमें शेयर लगाते हैं, ठीक है। पांचों लोग 1-1 लाख रुपया पैसे लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि टोटल इसके पास कलेक्शन हो गया 5 लाख रुपया, ठीक है। और ये 5 लाख रुपया जो है कितने लोगों का है, 5 लोगों का है, ठीक है। तो हर लोग का कितना परसेंट शेयर बन गया, 20%, ठीक है, 20% की हिस्सेदारी बन गई। ये पहला पर्सन जो पैसा लगाया 1 लाख रुपया, तो उसको 20% का हिस्सेदारी मिला। दूसरा पर्सन 1 लाख रुपया लगाया तो उसको 20% का हिस्सेदारी मिला। तीसरा परसेंट, इसी तरह करते करते पांचों लोगों का 20-20% का हिस्सेदारी बन गया, ठीक है। तो यही बोला जाता है, इसी को बोला जाता है शेयर, ठीक है। यानी कि इस कंपनी में, ये मान लेते हैं कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। ए लिमिटेड में इस पर्सन वन का कितना हिस्सेदारी है, 20% का हिस्सेदारी है, ठीक है। तो बी लिमिटेड का कितना हिस्सेदारी है, 20% का। तो ऐसे करते करते सारे लोगों का 20-20% का हिस्सेदारी है। इसी चीज को शेयर कहा जाता है। जब लोग क्या करते हैं, कंपनी के पूंजी में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो उसे ही शेयर कहा जाता है, ठीक है। हम लोग जो शेयर मार्केट देखते हैं, उसमें जो हम लोग पैसे लगाते हैं, वो क्या होता है, वो भी शेयर ही होता है। आप जब शेयर खरीदिएगा तो आप देखिएगा कि जब आपका पोर्टफोलियो जो बनेगा, तो उसमें लिखाएगा आपके पास कंपनी के इतने परसेंटेज शेयर है, ठीक है। तो यही चीज होता है शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया शेयर कैपिटल। और ये जो पैसा होता है, ये कंपनी के पास जो चला जाता है, और ये पैसा लास्ट जब कंपनी वाउंड अप होता है, तभी एक पैसा रिटर्न होता है ओनर्स को, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में पैसे लगाए, ठीक है, तो आप कंपनी के वाउंड अप होने का तो इंतजार नहीं ना कीजिएगा। मान लीजिए आपको पैसे का दरकार होगी, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने शेयर किसी और को बेच दीजिएगा, ठीक है। इसी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 20% का शेयर है, पर्सन 1 के पास 20% का शेयर है इस कंपनी का। अब पर्सन 1 को क्या मन किया कि अब हमको पैसे का ज़रूरत है, हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, अब हमें इससे निकल जाना है। तो ये पर्सन 1 क्या करेगा कि बी को, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है बी है, कोई पर्सन बी है, तो उसको क्या करेगा, अपना 20% का हिस्सेदारी वो क्या करेगा, बेच देगा। अपना 20% का हिस्सेदारी बेच देगा और उससे निकल जाएगा। तो उसका जो पर्सन बी से क्या करेगा, 1 लाख रुपया ले लेगा और वो पिक्चर से बाहर हो जाएगा। अब ये कंपनी का जो शेयर होल्डर हो जाएगा, वो 1 के जगह पे बी हो जाएगा, 2 3 4 5 इतने शेयर होल्डर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है शेयर का कॉन्सेप्ट। शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी में आप पैसे लगाइए और कंपनी के मालिक बन जाइए, ठीक है। जितना पैसा आप लगाइएगा उतने परसेंटेज के कंपनी के आप मालिक बन जाइएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर का। उसी तरह होता है डिवेंचर। डिवेंचर भी जस्ट लाइक शेयर ही होता है, इसमें भी इसी तरह का पैसा इसी तरह लगाया जाता है, लेकिन कंपनी जो इस पैसे को लेती है, वो कंपनी एक लोन की तरह ट्रीट करती है और उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है। जैसे ये लोग पर्सन अगर कंपनी के शेयर नहीं खरीद के कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते, तो कंपनी का क्या होता है, ये लोन हो जाता, ठीक है। कंपनी का ये लोन हो जाता है और कंपनी को इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता। जो शेयर्स, जो कंपनी, जब लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो उसमें कंपनी उसको डिविडेंड देती है, ठीक है। लेकिन अगर डिवेंचर खरीदते हैं तो कंपनी उसको इंटरेस्ट देती है। दो बातें हैं।
डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करती है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि शंकर मिष्ठान जो है 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो ये 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया तो ये 50,000 रुपया जो है ये पांचों लोग में बांट देगा इक्वली, ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट का पार्ट बांट दिया। लेकिन अगर कंपनी अगर डिवेंचर अगर ये लोग अगर डिवेंचर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो उस केस में कंपनी प्रॉफिट नहीं देती, कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, कंपनी को डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो डिवेंचर होल्डर्स को तब भी इंटरेस्ट देगी, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो शेयर होल्डर्स को उसे पैसे नहीं देने होंगे। जैसे मान लीजिए इन केस किसी साल कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं देगी, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए, ये शंकर मिष्ठान भंडार को अगर मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो वो अपने शेयर होल्डर, ये जो ओनर है ये शेयर होल्डर बन जाता है, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये जो ओनर है ये शेयर होल्डर है, 10 लाख रुपए का ये शेयर होल्डर है, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को लौटाएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं लौटाएगी। लेकिन डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, डिबेंचर्स होल्डर को उसको इंटरेस्ट पे करना ही होता है, वो कंपलसरी है, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कंपनी उसे एक लोन की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। इसका ये जो पूरा पैसा डिबेंचर्स का जो पैसा होता है वो भी कंपनी वाउंड अप होने के बाद ही लौटाती है। जैसे शेयर्स का पैसा कंपनी वाउंड अप होने के बाद लौटाती है, उसी तरह डिबेंचर्स का भी पैसा कंपनी वाउंड अप होने के बाद ही लौटाती है। लेकिन क्या है कि शेयर्स में क्या है, जब अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और डिबेंचर्स में अगर प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो उसे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है इन डिबेंचर्स में और शेयर्स में, ठीक है। दूसरा क्या एक बात आता है, डिबेंचर्स का जो होता है एक फ्लोटिंग चार्ज करके कॉन्सेप्ट आता है, एक सेकेंड, एक फ्लोटिंग चार्ज करके कॉन्सेप्ट आता है, फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट एसेट होते हैं। फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट एसेट का मतलब क्या होता है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स है, इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि ये लोग जो है 1 2 3 4 5 जो है वो डिबेंचर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स नहीं मानते, मान लेते हैं कि हम लोग वो लोग डिबेंचर होल्डर्स है। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो एसेट होता है, जैसे 1-1 लाख रुपया जो लगा हुआ है, ठीक है, ये 1 लाख रुपया लिंक्ड होता है कंपनी के एसेट से, ठीक है, ये पैसा लिंक्ड हो जाता है कंपनी के एसेट से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब कंपनी वाउंड अप होता है, इन केस मान लीजिए कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाता है, तो उस केस में जब कंपनी बंद होगा तो उसके सारे एसेट्स को बेचा जाएगा। तो जब एसेट्स को बेचा जाएगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी एसेट्स को बेचने के बाद जो डिबेंचर होल्डर्स के पैसे होते हैं उनको पहले रिटर्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स का पैसा रिफंड किया जाता है, बाद में जब बचता है तो शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, तो डिबेंचर होल्डर्स के जो शेयर होते हैं वो फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट एसेट होते हैं, कंपनी के एसेट उससे लिंक्ड होते हैं, मतलब वो लोग पूरी तरह से सिक्योर होते हैं कि इन केस अगर कंपनी वाउंड अप हो भी जाता है तो उसको क्या होगा कि एसेट बेच करके जो भी पैसा मिलेगा वो उस डिबेंचर होल्डर्स को पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब हम लोग केस शुरू करते हैं, जो हम लोग का जो बहुत फेमस केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, इससे बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड। तो सब वो जो केस है उसका केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलोमन, ठीक है। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ था, ठीक है। ये केस क्या कहता है, देखिए, ये केस जो है आपका इंग्लैंड का केस है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसका कंटेंट देखिए। देखिए ये जो केस है वो 1896 का केस है, ठीक है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये केस क्या कहता है, इस केस में हुआ क्या था एक्चुअली, एक
एरन सैलमन करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे एरन सैलमन, ठीक है। वो क्या किए थे, उनका एक बूट का बिजनेस था, मतलब बूट मतलब जूते का बिजनेस था, ठीक है। वो जूते का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा था उनका, उससे अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था। फिर क्या हुआ कि उनके बेटे लोग क्या किए, उस बिजनेस को वो ज्वाइन करना चाहते थे। तो सैलमन क्या किए, एरन सैलमन क्या किए, वो उस बिजनेस को कंपनीज में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। उसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर दी। कंपनी में कन्वर्ट कैसे होता है, कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, जैसे हमारा शंकर मिष्ठान भंडार है, वो एक अभी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। अब उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, उसे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना होता है। जब कोई एंटिटी को कंपनी में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो उसे कंपनीज एक्ट में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करने से क्या होता है, उसका एक अलग पहचान बन जाता है, वो एक अलग एंटिटी बन जाता है, ठीक है। वो ओनर से अलग हो जाता है, वो एंटिटी का एक अलग पहचान बनता है, उसका अलग पैन कार्ड होता है, उसका अलग रजिस्ट्रेशन होता है, सारा कुछ उसका उस बिजनेस के नाम से ही होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एरन सैलमन क्या किए कि अपने बिजनेस को वो रजिस्टर कर दिए कंपनीज एक्ट में, और वो बिजनेस को वो कंपनीज में उसको कन्वर्ट कर दिए। उस कंपनी का नाम क्या था, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये नाम से उन्होंने एक कंपनी खोल दिया, ठीक है। अब जब ये कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, जब कंपनी आपका जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो कंपनी में कन्वर्ट हुआ, तो कंपनी में कन्वर्ट हुआ तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का क्या हुआ कि एसेट का वैल्यूएशन हुआ। अब अगर मान लीजिए वो कंपनी बन रहा है तो कंपनी अपना बुक्स में कुछ दिखाएगा ना भाई, कि वो बुक्स में एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कंपनीज के बुक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो कंपनीज के बुक में जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो एसेट था वो सब सारा एसेट कंपनी के बुक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन हुआ तो कंपनी का वैल्यू निकला कितना, 39,000 पाउंड का, ठीक है। 39,000 पाउंड का कंपनी का वैल्यूएशन हुआ, ठीक है। कंपनी का सारा एसेट्स का वैल्यू जो लगाया गया वो 39,000 पाउंड्स का लगाया गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो प्रोप्राइटर जो थे सैलमन, अपना बिजनेस को उठा करके कंपनी को दे दिए, ठीक है। कंपनी को दे दिया, कंपनी को बोले कि अब मेरा ये बिजनेस को आपको रन करना है, तो अपना बिजनेस को जो उठा के दिए तो उसका बिजनेस का वैल्यू कितना था, 39,000। ये वैल्यू क्या होता है, कंपनी का एसेट माइनस उसका लाइबिलिटी, जो नेटवर्थ से जो निकलता है वही कंपनी का वैल्यू हो जाता है। तो वो कंपनी का वैल्यू जो लगा वो 39,000 का लगा। अब कोई मालिक अपना बिजनेस किसी को दे रहा है, ठीक है, तो उसके बदले वो कुछ लेगा ना भाई, तो उसके बदले उसको क्या मिलता है, तो उसके बदले उस बिजनेस का जो नया बिजनेस जो फॉर्म हुआ उस बिजनेस का 20,000 पाउंड का पहले शेयर मिला, ठीक है। तीन चीज उसको मिला। सैलमन जो थे, एरन सैलमन जो अपना प्रोप्राइटर जो जूता का बिजनेस जो उसको ट्रांसफर किए, तो उसको तीन चीज मिला बदले में। पहला क्या मिला, शेयर मिल गया, 20,000 पाउंड का शेयर मिल गया। शेयर मिल गया मतलब अब बिजनेस जब भी प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट जो है इसको देगा, ठीक है। 20,000 पाउंड का शेयर मिल गया। दूसरा चीज क्या मिला, 10,000 पाउंड का डिवेंचर्स मिल गया, ठीक है। मतलब अब कंपनी को हर महीने में उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, एक प्री डिफाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो उसको देना ही पड़ेगा, तो इंटरेस्ट मिला। और तीसरा क्या मिला, 9,000 पाउंड का उसको कैश मिल गया, ठीक है। तो एरन सैलमन जब अपना बिजनेस ट्रांसफर किए, देखिए ये सब चीज कागजी है, कुछ भी रियल नहीं है, ये सारा चीज जो है कागजी, बस समझने के तौर पे आप समझिए कि एरन सैलमन जो है अपना बिजनेस जो है वो एक एंटिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा एंटिटी, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, उसको वो अपना बिजनेस, अपना पूरा जो अपना प्रोप्राइटरशिप जो जूता का बिजनेस था, छोटा सा जो बिजनेस था, उसको पूरा उसमें ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। उसमें ट्रांसफर किए तो उस ट्रांसफर के बदले उनको क्या क्या मिला, उनको 20,000 पाउंड का पहले शेयर मिला, 10,000 पाउंड का डिबेंचर मिला और 9,000 पाउंड रुपया जो है वो कैश में मिला, ठीक है। तो बिजनेस को प्रोप्राइटर का सारा एसेट चला गया, ट्रांसफर हो गया, और बिजनेस उसके बदले में जो ओनर थे उनको क्या दे दिया, शेयर दे दिया, डिवेंचर दे दिया, कैश दे दिया, ठीक है। इतना चीज दे दिया। अब बिजनेस जो है अपना काम करना शुरू किया, बिजनेस एक अलग एंटिटी बन गया, अपना काम करना शुरू किया। हालांकि बिजनेस को चला रहा था एरन सैलमन ही, लेकिन बिजनेस जो है वो अलग एंटिटी के रूप में काम करना शुरू किया, ठीक है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है बिजनेस वो अपने एंड से करना शुरू कर दिया,
ठीक है। अब बिजनेस अपना ट्रांजेक्शन्स करना शुरू कर दिया, बिजनेस अपना सारा व्यापार करना शुरू कर दिया। तो क्या देखा गया कि जैसे जैसे समय बीता तो बिजनेस क्या हुआ, वो फेल कर गया। ठीक है, जब वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कन्वर्ट हुआ उसके बाद उसका बिजनेस जो है धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और डाउनफॉल होते 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 क्या हुआ कि बिजनेस को बंद करने के कगार पे वो पहुंच गया। ठीक है, तो बिजनेस जब चल रहा था तो कंपनी ने क्या किया हुआ था कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है कि वैसे क्रेडिटर्स मतलब किसी से, मान लीजिए कोई पार्टी से बिजनेस ने क्या किया कि किसी पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स परचेज किया, और गुड्स परचेज किया वो क्या चीज में परचेज किया, उधार में परचेज किया। ठीक है, कंपनी ने जो उधार में जो गुड्स परचेज किए बाहरी पार्टी से, उसके बदले कंपनी ने कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, तो इसीलिए वो लोग बन गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स उधार इसलिए दे दिए काहे कि उनको लग रहा था कि कंपनी बहुत अच्छी है, वो पैसा तो रिटर्न कर ही देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी ने उधार में एसेट्स, ये तो सामान तो खरीद दिए लेकिन पैसे वो चुका नहीं पाए। कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, कंपनी वाउंड अप होने लगा। ठीक है, तो जब कंपनी वाउंड अप होने लगा, ठीक है, तो जिस टाइम वाउंड अप हो रहा था, लिक्विडेशन में चला गया कंपनी, तो लिक्विडेशन के टाइम में कंपनी का 10,000 डिवेंचर्स जो कि एरन सैलमन लेके रखे थे, वो एक लाइबिलिटी था वापस करने का, और दूसरा लाइबिलिटी था 7,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और शेयर का तो लाइबिलिटी था ही, तो शेयर का लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, काहे कि एसेट अगर पैसा बचेगा तभी लास्ट में शेयर होल्डर्स को मिलेगा। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स है, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, उसके बाद क्रेडिटर्स को मिलेगा। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स कितना था, 10,000 का जो एरन सैलमन लेकर के रहे थे डिवेंचर, उनको पैसे लौटाने थे, और 7,000 रुपये का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब कंपनी का पूरा एसेट को सेल किया गया, लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी के सारे एसेट्स को सेल किए जाते हैं। तो जब कंपनी का सारा एसेट सेल किया गया तो उसको मात्र 6,000 पाउंड जो है मिला। ठीक है, जब कंपनी के सारे एसेट सेल हुए तो मात्र 6,000 पाउंड जो है वो मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, इशू क्या क्रिएट हुआ कि ये 6,000 पाउंड किसको दिया जाए, डिवेंचर होल्डर्स को दिया जाए या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाए। ठीक है, तो एरन सैलमन का कहना था कि वो डिवेंचर होल्डर्स है, तो इसीलिए सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को सबसे पहले 6,000 पाउंड जो है वो पहले डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे उनका दलील ये था कि ये पूरा कंपनी जो है एरन सैलमन का है, एरन सैलमन जो है इनडायरेक्ट वे में वही बिजनेस कर रहा है और पूरा सारा कुछ वही कर रहा है। तो यहाँ पे एरन सैलमन का ये लाइबिलिटी बनना चाहिए कि वो पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे चुका दे। जो पहले जो 6,000 पाउंड जो मिला वो उससे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो क्रेडिटर्स ये दलील दिए कि पहले हम लोगों को पैसे मिलना चाहिए, आपका तो पूरा बिजनेस था, आप ही तो चला रहे थे, तो आप कैसे पैसे ले लीजिएगा। आप जो कर्जा लेकर के रखे हुए हैं, आप जो कर्जा लिए हैं, आप जो रॉ मटेरियल खरीद के पैसे नहीं दिए हैं, वो पहले पैसे लौटाइए ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप एसेट बिका, आप बिजनेस तो एक तो लॉस हो गया, और आप अपना पैसा जो है 6,000 पाउंड जो है वो पहले आप लेकर के चले जाइएगा। तो क्रेडिटर्स का ये दलील था। तब ये क्या हुआ कि केस जो है कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट में केस जाने के बाद एक बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं, एक कोर्ट का जो जजमेंट आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ठीक है, उस समय लोग सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को उतना तवज्जो नहीं देते थे। उस समय सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लोग उसके बारे में उतना जानते नहीं थे। ठीक है, तो जो जजेस थे उन्होंने क्या दलील दिया, चूंकि ये कंपनी फॉर्म में काम कर रहा था। ठीक है, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करता तो क्रेडिटर्स ये दलील दे सकते थे कि आपको मुझे पैसे वापस करना है। लेकिन जब ये कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये कंपनी बन गया, इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हो गया, तो ये अपना ओनर से ये अलग हो गया। ठीक है, ओनर से इसको कोई मतलब नहीं है। अब ये कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट का रूल क्या कहता है कि जब कंपनी लिक्विडेट करेगा तो उस समय जो भी पैसे मिलेंगे उससे सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स को पैसे लौटाए जाएंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं, अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उससे पहले आ जाते, लेकिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी नहीं था, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स था।
तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स था तो उसको जो पैसे हैं सबसे बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ये दलील दिया कि सबसे पहले डिबेंचर होल्डर, तो ये जो 6000 पाउंड जो है वो चला गया किसके पास, एरन सोलोमन के पास, ठीक है। एरन सोलोमन जो कि बिजनेस के ओनर थे, उन्हीं के पास ये पैसे चले गए, और जो क्रेडिटर्स थे उनको एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिला। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ, ठीक है, सॉरी, तो ये जो है एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हुआ सैलमन वर्सेस सैलमन केस, जो कि अभी भी जाना जाता है सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए। ये सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरह से पुख्ता कर दिया कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसका जो ओनरशिप है और जो बिजनेस है वो अलग हो जाता है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से करेंगे। जो हम लोग बताए थे ना, ऑर्गेनाइजेशन का 6 टाइप बताए थे, जिसमें मैंने बोला था कि कंपनीज के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो ये कंपनीज जो है ना, कंपनीज में क्या आता है, सिंगल एंटिटी, मतलब अलग सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसमें ओनर्स जो होते हैं वो कंपनी से अलग हो जाता है। इसीलिए देखिए हमारे जो विजय माल्या है, वो देखिए उनका जो कंपनी था वो लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उसका लॉस से, कंपनी का लॉस से उसको कोई मतलब नहीं है। कंपनी का लॉस से उसको कोई, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को उससे थोड़ी अटैच किया जाएगा। अगर कंपनी वाउंड अप भी हो जाती है तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा, उसको वो कंपनी अपने एसेट से ही उसको देगी, ठीक है। तो इसी तरह बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो उसके ओनर होते हैं वो एंटिटी से पूरी तरह से अलग होते हैं, उनको कभी भी एक साथ नहीं ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था सैलोमन वर्सेस सैलोमन का केस लॉ, जो कि सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को का बेस बना, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जब भी एंटिटी से रिलेटेड केस होते हैं तो इस केस का रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिमिटेड का केस लॉ और साथ में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।